भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? कोई जमीन किसी के नाम से कोई ट्रांसफर करना चाह रहा है, ट्रांसफर करने से पहले आप क्या क्या चीज देखेंगी उसमें? ये जो आपका नेशनल इमरजेंसी जो लगा वार और एक्सटर्नल इन्वेजन के समय, वो कितने बार लगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ कौन सा सब्जेक्ट रखा? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो मैं तैयारी करती हूँ। तैयारी कर रही हैं। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? पहला सब रजिस्ट्रार है, और उसके बाद स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस, और उसके बाद सब इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके बाद एसडीएम। तो पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में नहीं था या क्या? बीपीएससी में आपने इंटरनेशनल रिलेशन ही करके था सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? मैं तो विद्यार्थी हूँ, पढ़ती हूँ, तैयारी करती हूँ। अच्छा, ठीक। तो पहला आपने रजिस्ट्री ऑफिस के लिए दिया? यस सर। आप प्रशासनिक सेवा तीसरे चौथे नंबर पर? यस सर। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? तो ये मेरे करियर की शुरुआत है, और हम अपना करियर की शुरुआत फील्ड वर्क से नहीं करना चाहते हैं, ऑफिस बेस्ड वर्क से करना चाहते हैं। और रजिस्ट्रार जो है वो एक ऑफिस बेस्ड वर्क है, स्टेबिलिटी देगा और साथ में वर्क लाइफ बैलेंस भी है इसमें, इसीलिए। अच्छा, रजिस्ट्री ऑफिस में क्या होता है? तो उसमें मैरिज रजिस्टर की जाती है, और प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे भी रजिस्टर किया जाता है, और जो स्टाम्प ड्यूटीज होते हैं उसे कलेक्ट किए जाते हैं वहाँ, और रजिस्ट्रेशन फीस भी वहाँ कलेक्ट किया जाता है, और जो डीड और ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी जांच भी की जाती है। इस एक्ट के तहत वहाँ रजिस्ट्री होती है? कोई नियम कानून है बना हुआ क्या? ये सर एक नियम कानून है, पर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ। अच्छा, रजिस्ट्री ऑफिस के आपके ऊपर कौन ऑफिसर होंगे? आई डोंट नो, सॉरी सर। तो उसका हायरार्की नहीं जानती? नो सर। और जो आपका लास्ट वाला है वो क्या है? प्रशासनिक सेवा फिफ्थ। यस सर। तो वो फिफ्थ वाला जो है वो उसका जानती है कि आपका क्या होगा? नो सर। किसी पोस्ट के बारे में? किसी पोस्ट की हायरार्की के बारे में जानकारी नहीं है। बारे में नहीं पता। चीफ रजिस्ट्रार के बारे में जो है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। नो सर, हायरार्की इनका भी काम भी नहीं पता? काम पता है। काम क्या काम है? टैक्स कलेक्ट करना। तो टैक्स कैसा टैक्स? टैक्स जो टैक्सेस। कौन सा टैक्स होता है? जो टैक्सेस स्टेट में लगती है, जो स्टेट में सर, जैसे SGST वगैरह। कौन? क्या नाम पूरा क्लियर बोलिए ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नाम आप पूरा बोलिए कि कौन सा टैक्स आप जो बन जाएंगे असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर, तो कौन सा टैक्स आप वसूल करेंगे? सेल्स टैक्स। जो सेल टैक्स? हाँ सर, जो सेल टैक्स अब है? नो सर। क्या है सर? SGST, स्टेट GST। स्टेट GST है। ये स्टेट GST है, वही कलेक्ट करना आपका काम? यस सर। तो वो कलेक्ट ऑनलाइन होता है या आपको जाके करना होता है? आप रसीद काट के देते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है? GST तो अपने आप पहुंच जाता है? यस सर। कलेक्ट करना पड़ता है? तो वो अपने आप कट जाता है। आपका पॉलिटिकल साइंस है? यस सर। तो जियो पॉलिटिक्स क्या है? जियो पॉलिटिक्स दो शब्दों से बना है, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री या किसी भी चीज का जो लोकेशन होता है वो कैसे उसके पावर को डिसाइड करता है इंटरनेशनल फोरम पे। जैसे जियो पॉलिटिक्स में यदि हम इंडिया का एग्जांपल देके बताए तो इंडिया की जो लोकेशन, इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो कैसे डिसाइड करेगी कि इंडिया का जो स्टैंड होगा, इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशनशिप होगा, या जो उसके जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पे जो इम्पैक्ट होगा, या इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंडिंग होगा, इन सभी पर उसको ज्योग्राफी या लोकेशन का क्या इम्पैक्ट आता है।
अच्छा, और जियो स्ट्रेटजिक क्या है? तो इम्पोर्टेंट वो स्पेसिफिक लोकेशन से होता है, वो भी स्ट्रेटजिक। जियो फिजिक्स क्या है? जियो फिजिक्स के बारे में नहीं पता। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है कि वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मोर देन द 470 आर्टिकल्स, थोड़ा सा और जोर से बोलिए। more than the 470 articles, 25 parts and 12 schedules। और सेकेंडली ये कि इसे बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिका से लिया गया है। फिर इसकी और भी फीचर्स है, जैसे इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, इसे सेक्युलर बताया गया है। इसके साथ इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होता है? इलेक्शन कमीशन के गठन के लिए जो अनुबर्णवाल केस ने इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एक्ट के तहत एक 3 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। पहले क्या व्यवस्था थी? अब पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चीफ प्राइम मिनिस्टर? यस सर। उसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं था? नो और सर। कोई दूसरे उसके मेंबर नहीं थे? नो सर, प्रेसिडेंट। आपका फर्स्ट चॉइस है बिहार सब रजिस्ट्रार का। यस सर। तो आपने कहा कि हम शुरू में फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं, यस सर। मतलब बाद में फील्ड में आप जा सकती हैं। हाँ सर, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, चीज़ों के बारे में पता चले, उसके बाद तो फिर दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा आपको। एक ही चीज के लिए 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। ये Yes, समय, आपके समय और परिश्रम की बर्बादी नहीं है ये। नो सर, क्योंकि और यदि मैं वहाँ अच्छे से वर्क नहीं कर पाई, उसे समझने में टाइम लगा, तो वो उसकी भी तो बर्बादी होगी, या जन कल्याण में समस्याएं आ सकती हैं उस हिसाब से। मतलब ये अंडर कंसिडरेशन है, जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं। यस सर। अगर आपको लगा ठीक ठाक है तो जा सकती हैं, नहीं तो नहीं जा सकती हैं। यस सर। अच्छा, लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्री में पैसा बहुत होता है लोगों को, तो जिनको पैसे कमाने की चाहत होती है वो रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं। वो ऐसा कहे तो ऐसा सहमत है इससे? ऐसा कहा जाए तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है या ऐसा कौन सा सर्विस नहीं है जिसमें पैसा नहीं होगा? सब में होता है। सब में ऑब्वियसली होता है, वो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। और अच्छा, आपका भी इरादा वही कुछ है कि जब सबको होता है तो हमको भी कुछ हो जाए? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब रजिस्ट्रार में ही पैसा है, ऐसा दूसरे भी सर्विस में हो सकता है। और दूसरी चीज, ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति के कहने का मतलब ये नहीं होता है। स्टाम्प क्या होता है? स्टाम्प जब आप रजिस्ट्री करते हैं तो उस पर एक स्टाम्प लगता है, तो उसकी ड्यूटी। स्टाम्प क्या लगता है मतलब? स्टाम्प वो पोस्ट जैसा कुछ होता है जो चिपकाया जाता है। एक्चुअली वो जो रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड होता है उसमें कुछ फिक्स है कितना स्टाम्प ड्यूटी लगेगा? सब इसके बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी सर। आजकल स्टाम्प बिकता है या कुछ इसके लिए मशीन आई है कुछ? इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, सॉरी सर। फ्रैंकलिन मशीन क्या होता है? फ्रैंकलिन मशीन? सॉरी सर, आई डोंट नो। अच्छा, कोई जमीन किसी के नाम से कोई ट्रांसफर करना चाह रहा है, ट्रांसफर करने से पहले आप क्या क्या चीज देखेंगी उसमें? सबसे पहले ये देखेंगे वो जमीन किसके नाम पे है, और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि जिसको ट्रांसफर करना है उसके कागजात को देखे जाएंगे, और जिससे ट्रांसफर हो रहा है उन दोनों के कागजात को देखे जाएंगे। जिसको ट्रांसफर लेना है उसके पास तो कोई कागजात है ही नहीं, वो जमीन मेरी है ही नहीं, उसका कौन सा कागजात मेरे पास होगा? फिर जब ट्रांसफर किया जाएगा तो उसकी भी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे ना। क्या लिए जाएंगे बता दीजिए हमको। वो तो जानकारी नहीं है। खरीदने वाले का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है? यस सर। बहुत एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड में रहता है एड्रेस प्रूफ। और कुछ बताइए। और बेचने वाले का क्या देखा जाएगा? जो डॉक्यूमेंट जिस चीज पर रजिस्ट्री हो उसके नाम की प्रॉपर्टी, वो डॉक्यूमेंट ली जाएगी, उससे भी आधार कार्ड लिया जाएगा, उसका एड्रेस प्रूफ लिया जाएगा, और ना बस इतनी ही चीजें ली जाएंगी। इतना चीज लिया जाएगा। आपका
सब इलेक्टोरल ऑफिसर ये क्या होता है? इलेक्टोरल ऑफिस ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। वो इलेक्शंस में अपने रोल को निभाता है। जब इलेक्शंस होती है तो जैसे इलेक्शन जब इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शंस में रख रखाव करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को वो मतलब अरेंज करता है, जो लॉजिस्टिक है उसको भी वो देखता है। ये सारे उसके कार्य हैं। आज का पेपर देखी है? नो सर। कल का? यस सर। बांग्लादेश में कब है सरकार बनेगी? बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा? जो चुनाव हुआ है ना, किस पार्टी को बहुमत मिला है? बीएनपी को, बांग्लादेश को नेशनल मिला है। पीपल्स पार्टी। तो उनके जो लीडर होंगे, यस सर, तारिक रहमान। हाँ, तो उनका शपथ ओथ होगा ना? यस सर। कब है वो? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ सर। इंडिया से कोई जा रहे हैं? यस सर, ओम बिरला। ओम बिरला जी क्या है? लोकसभा स्पीकर है। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में आप इसे कैसे देखती हैं कि पीएम नहीं जा रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी यहाँ व्यस्त है। यहाँ एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जहाँ दूसरे देशों के जो प्रेसिडेंट है या हेड ऑफ स्टेट है वो सारे लोग आएंगे। उनके साथ और भी कई बिजनेस पार्टी। कितना दूर था? हाँ? तो इतना दूर था बांग्लादेश, उड़ते 10 मिनट में बांग्लादेश पहुंचते हैं। यस सर। अब वहाँ आधा घंटा रह के फिर 10 मिनट में आ जाते उधर से। 1 घंटा हार्डली लगता है उनको जाने ये भी है कि बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस है वो सही नहीं है, और हमने शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम भी देके रखा है। तो कहीं ना इसी डर से नहीं गए प्राइम मिनिस्टर? कहीं ना कहीं नहीं गए क्या? इसी डर से नहीं गए कि हमने उसको रखा के हमको नहीं सर। इसके साथ साथ ये भी है कि हमने जो इकोनॉमिक जो टीट फॉर टैट किया था कि उन्होंने इम्पोर्ट बैन किया था, तो उसके बाद हमने भी इम्पोर्ट को वो बैन कर दिया था। इन्होंने इम्पोर्ट कब बैन किया हमारा बांग्लादेश में? तो वो उन्होंने एक कंट्री ने किया था, लेकिन बांग्लादेश था वो। कंफर्म है या कोई और देश था वो? या कोई और देश था जो इंडिया से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद कर दिया अपना? एक तो पाकिस्तान है, पर सिर्फ बांग्लादेश ने। यस सर, क्योंकि इंडिया ने उसे जो लैंड पोर्ट था वो यूज करने से मना किया था। तो उसके बाद लैंड पोर्ट यूज करने से मना करना अलग बात है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देना अलग बात है। हम अपनी सुविधा आपको नहीं देंगे। यस सर। ये तो हमारी चीज है। यस सर। हम आपको इस घर में नहीं आने देंगे, मेरा घर है। लेकिन आपसे कोई संबंध ही नहीं रखेंगे तो दोनों अलग अलग चीज हो गया ना। यस सर। मैडम आपको पॉलिटिकल साइंस है, बीएचयू से है? यस सर। और इसमें भी है पॉलिटिकल साइंस का इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस सर। क्या? इमरजेंसी पावर पार्ट 18 में कॉन्स्टिट्यूशन के है। इमरजेंसी 3 प्रकार के दी गई है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 के अंदर होता है, उसमें क्या क्या पावर रहता है, क्या क्या उसका इफेक्ट होता है, पार्लियामेंट पे क्या इफेक्ट होता है, अन्य तंत्र पे क्या इफेक्ट होता है, उसको डिटेल। सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लेजिस्लेटिव जो रिलेशन होता है, जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिसॉल्व नहीं होती है, बट पार्लियामेंट के पास एक ओवरराइडिंग पावर आ जाता है। वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है, और एग्जीक्यूटिव पे वो किसी भी सब्जेक्ट पे वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। नहीं, इसने नेशनल इमरजेंसी की बात मैडम कर रहे हैं ना 352 के तहत। यस सर। तो नेशनल इमरजेंसी किस परिस्थिति में होता है? वो परिस्थिति सर 3 सिचुएशन में, एक वॉर में, एक एक्सटर्नल एग्रेशन वो तो पूरा देश में रहता है। यस सर। पैन इंडिया रहता है पूरा देश में। यस सर। तो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट मिशनरी। तो उसमें देश में क्या असर पड़ेगा? वो पार्लियामेंट के अगर टर्म समाप्त हो रहा है, यस सर, उसको एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता। मैं राष्ट्रपति की इस बात अधिकार के बारे में बात कर सकती। अगर 352 के अंदर में आपातकाल अगर देश में बाह्य आक्रमण के स्थिति में, युद्ध की स्थिति में अगर लागू होता है तो फिर क्या क्या होता है? क्या उसमें मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक है कि नहीं है, या पार्लियामेंट का अनुमोदन आवश्यक है कि नहीं है? ये बिल्कुल डिटेल में बताइए ना। ये तो सब बता देगा कि 352 से लेके 360 तक है, 356 में ये है, 60 में ये है, ऐसे होता है। ये नहीं, आप गो इन डिटेल, आप डिटेल हमको बताइए कि अगर 352 का तहत अगर होता है तो एक्सटर्नल इन्वेजन होता है, वार होता है, उसके समय में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय या महोदया क्या कर सकते हैं? क्या पावर उसमें जो आ जाता है, क्या क्या होता है? पार्लियामेंट का उसमें रोल क्या रहता है? मंत्रिमंडल का रोल क्या रहता है? ये बताइए। जो प्रेसिडेंट होंगे वो नेशनल इमरजेंसी कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पे लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो जो पार्लियामेंट होता है वो सारे सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। इवन जो स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट्स हैं उस पे भी उसे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। पहला तो मैं मैडम ये पूछ रहा हूँ कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, यस सर,
अगर डिक्लेयर हो गया तो उस समय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे हो रहा, ठीक है। यस सर। क्या पार्लियामेंट का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है? हाँ यस सर। मैं वही पूछ रहा हूँ ना। यस सर, पार्लियामेंट से पास होना वो जरूरी है। तो भाई कितने दिनों के अंदर पास? 30 डेज के अंदर। तो वो पास होना जरूरी है। यस सर। उसके बाद क्या क्या होता है वो बता दीजिए। हाँ, और फिर 356 में क्या होता है, 360 में क्या होता है, कब कब लगा है, ये अगर जानकारी है तो बता दीजिए कब कब लगा है। स्टेट वाला तो बहुत हो गया। यस सर। ये इमरजेंसी ऑन फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगा है कि नहीं लगा इंडिया? नो सर, आज तक नहीं लगा। तो चलिए छोड़ दीजिए। ये जो आपका नेशनल इमरजेंसी जो लगा वार और एक्सटर्नल इन्वेजन के समय, वो कितने बार लगा? सर 3 बार लगा है। कब कब लगा है? एक 1965 में, दूसरा 1971 में, 1975 में। अच्छा, 25 में भी लगा। यस सर। तो इतना तीनों में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कौन है? 1975 का। क्यों? क्योंकि उसे इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाया गया था और लोगों का ये मानना है कि उसमें इंदिरा गांधी अपने पावर को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी का यूज श्रीमती किया। इंदिरा गांधी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा कराया गया। विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने पावर का अतिक्रमण किया। यस सर। दिस वुड बी द लैंग्वेज। अब बताइए आगे। हाँ, तो उन्होंने अतिक्रमण किया था पावर का। तो उन्होंने और उन्होंने बिना प्रेसिडेंट को, मतलब कैबिनेट के बिना रिटन रिकमेंडेशन के उन्होंने भेज दी कहीं थी। ऐसा मैडम है कि कैबिनेट का नहीं? वो तो हम नहीं, उस बात टाइम कर नहीं रहे हैं। था। वो सारा कैबिनेट दस्तखत करके दे दिया था। यस सर। राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत था। वो हो ही नहीं सकता है। नहीं, ये सब तो मैंडेटरी है कि हम 3 आदमी का दस्तखत होना जरूरी है। यस फिर सर। राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत जरूरी है, चाहे हम जैसे जबरदस्ती दस्तखत करा लें या फ्री में करा लें। ठीक है। यस सर। और क्या क्या राष्ट्रपति का ऐसा पावर जो विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द कैबिनेट ENC कैन इशू द ऑर्डर? कोई ऐसा पावर है? यस सर, कुछ पावर है जो सिचुएशनल है। जैसे जब किसी भी पार्टी की मेजोरिटी ना हो और कोई भी सरकार बना नहीं पा रही हो, तो वो किसी पार्टी को बुला सकती है अपनी इच्छा पे सरकार बनाने के लिए। वो किसी को बुला सकती है, माइनॉरिटी वाले को भी, मेजोरिटी वाला को? पहले सरकार वो बनाएगी, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। अच्छा, उनका पावर, पूरा पावर। पावर उसी केस में जब कोई नहीं आएगा तो। और दूसरे केस में ये इस चीज में है कि जब PM की डेथ हो जाती है तो, पर नॉर्मली जब PM की डेथ होती है तो कोई सेकंड मेंबर को चुन लिया जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है उस टाइम की। यदि नहीं चुनी जाए तो उस टाइम भी वो किसी को बुला सकती है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।